दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली सास बहू की कहानी शुरू करते हैं। अमीर और गरीब बहुओं की गोद भराई कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। कमला अपने दो बेटों अनिल और सुनील के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे अनिल की शादी तो उसने कब से कर दी थी। बड़ी बहू एक गरीब घर से थी, लेकिन बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। वह कमला का बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कमला के जीवन में केवल एक ही दुख था कि उसने अभी तक पोते पोती का नहीं देखा था। रोज की तरह आज भी श्यामा अपनी सास के लिए चाय लेकर आई और देती हुई बोली, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए। माँ जी, मैंने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया है और आज आपके कमरे की सफाई भी कर दी है। आप कह रही थी ना कि आपके सर में दर्द है, लाओ मैं आपके सर में थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। श्यामा तेल लाती है और अपनी सास के सिर में लगाने लगती है। तब उसकी सास कहती है, बहू वैसे तो तेरी हर बात अच्छी है। गरीब घर की होने के बाद भी तूने मेरे घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है। मुझे तेरा सब कुछ पसंद है। बस यह समझ में नहीं आता कि भगवान मुझे पोते पोती का मुंह कब दिखाएंगे। माँ जी, यह मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह तमन्ना जल्दी ही पूरी हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है माँ जी कि मैं जल्दी ही माँ बनूंगी। ठीक है बहू, तेरे ससुर जी भी आते होंगे, जरा उनके लिए चाय के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। तब तक श्यामा के ससुर भी आ गए। श्यामा ने गरम गरम चाय और पकोड़े बनाकर उन्हें खिलाया। ससुर जी बहुत खुश हो गए और बोले, बहू तेरे हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। श्यामा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब कमला ने अपने दूसरे बेटे सुनील की भी शादी कर दी। सुनील की पत्नी शीतल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। जब वह घर आई तो अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी संदूकें और अलमारियां लेकर आई, जो कपड़ों से पूरी तरह से भरी हुई थी। यह देखकर कमला बोली, अरे बहू इतने सारे कपड़े। हाँ, मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, इसीलिए मेरे पिताजी ने इतने सारे कपड़े दिलाए हैं। अब शादी के दूसरे दिन नई बहू की पहली रसोई थी। नई बहू नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंची तो देखा कि उसकी जेठानी किचन में पहले से ही मौजूद है और उसने एक बहुत सुंदर सा अनारकली सूट पहन रखा है। यह देखकर शीतल सोचने लगी, मैंने तो सुना था कि मेरी जेठानी किसी गरीब घर की लड़की है। जेठ जी की भी इतनी कमाई नहीं है कि वो उसे इतना महंगा ड्रेस दिला सके, लेकिन इसने तो बड़ा ही सुंदर ड्रेस पहन रखा है। आखिर इसने इतना महंगा ड्रेस खरीदा कहाँ से है? मुझे तो इतना सुंदर ड्रेस नहीं मिला। मैं इससे पूछती हूँ। फिर शीतल कहती है, अरे भाभी आप पहले से ही रसोई में आओ। देवरानी जी, मैंने सोचा कि आपकी पहली रसोई है तो कुछ तैयारी में पहले ही कर दूं, ताकि आपको खाना बनाने में आसानी हो। अरे लेकिन यह क्या, आपने इतना हेवी जोड़ा पहन रखा है। एक तो ऐसे ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से किचन में इतनी गर्मी। अभी कुछ हल्का फुल्का पहन लेना था आपको। मेरे पिताजी ने मुझे सारे महंगे महंगे कपड़े दिए हैं। वैसे भी मुझे हल्के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मैं कीमती कपड़े ही पहनती हूँ। ठीक है देवरानी जी, वैसे आपका ड्रेस बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर श्यामा काम में लग जाती है। फिर शीतल उससे पूछती है,
वैसे भाभी आपका ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से खरीदा आपने? अरे यह मैंने कहीं से नहीं खरीदा, यह मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। अच्छा तो आप कपड़े भी सिलाती हैं? हाँ मैं अपने कपड़े खुद ही सिलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा शीतल, अब तुम खाना बना लो, मैं चलती हूँ। अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। ऐसा कहकर श्यामा वहाँ से चली जाती है और शीतल सोचती है, क्या भाभी सच कह रही है? इतना सुंदर ड्रेस उन्होंने खुद बनाया होगा, हो भी सकता है। वैसे भी जिनके पास पैसों की कमी होती है वो ऐसे ही सूट बनाना सीख जाते हैं। मुझे तो यह सब चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कहकर शीतल भी अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। श्यामा हमेशा की तरह बहुत जिम्मेदार थी। वो अपने सारे काम समय पर कर लेती थी और कभी कभी भी शीतल का इंतज़ार नहीं करती थी। इसीलिए घर के सभी लोग श्यामा को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शीतल को इससे बहुत जलन होती थी। अब शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन शीतल अपने पति से बोली, सुनील मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। वैसे भी जब से शादी हुई है मैंने कोई भी अच्छी ड्रेस खरीदी नहीं है अब तक। सुनील कुछ सोचता है फिर 5,000 उसे दे देता है। यह देखकर शीतल कहती है, सिर्फ 5,000 रुपये? इतने पैसे से क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, कुछ पैसे मेरे भी पास रखे हुए हैं, मैं इन सब को मिलाकर अपने लिए एक ड्रेस ले लेती हूँ। इसके बाद शीतल श्यामा के पास जाती है और कहती है, भाभी मुझे एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना है, मैं मार्केट जा रही हूँ, चलिए ना आप भी अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लीजिए। आपने भी तो ना जाने कितने दिनों से अच्छी ड्रेस नहीं खरीदी होगी। शीतल मुझे ड्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो खुद ही सिलती हूँ ना। खैर तुम कह रही हो तो मैं उनसे कुछ पैसे ले लेती हूँ। मैं कुछ कपड़ा और स्टोन वगैरह ले आऊँगी और उससे मैं अपने लिए ड्रेस बना लूँगी। उसके बाद श्यामा भी अपने पति से कुछ पैसे ले लेती है। वो लोग बाजार जाते शीतल ने मॉल से अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदा। श्यामा ने लोकल मार्केट से अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ लेस के साथ ही सजावट की कुछ चीज़ें खरीदी और दोनों घर आ गए। अगले दिन दोनों ही शादी में जा रहे थे। दोनों बहुएं तैयार होकर बाहर आई। कमला ने दोनों को देखकर कहा, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहुएं बड़ी ही सुंदर लग रही है। लगता है तुम दोनों ने ही मॉल से नई ड्रेस खरीदी है। नहीं माँ, शीतल ने ड्रेस खरीदी है, मैं तो कपड़ा लेकर आई थी और खुद ही सिलाई की है। हाँ बहू, तेरे हाथ में तो बड़ा ही गुण है, बड़ी सुंदर ड्रेस ली है तूने। तेरी ड्रेस शीतल की ड्रेस से कुछ कम नहीं लग रही। श्यामा की तारीफ सुनकर शीतल जल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। वो लोग शादी में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीतल को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वो खुश होते हुए अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, माँ एक खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बेटी, यह तो बहुत अच्छी खबर है, तेरा जीवन बदलने वाला है। तूने अपने घर वालों को बताया नहीं? बस माँ, बताने ही जा रही थी। तुम्हें पता है ना कि श्यामा भाभी की शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और माँ जी को तो पोता पोती खिलाने की कितनी तमन्ना है। जैसे ही वह सुनेंगी वो बहुत खुश हो जाएंगे कि जो जेठानी जी अभी तक नहीं कर पाई वो मैंने कर दिया। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। अब तो तेरे ठाट बाट अलग होंगे। तुझे तेरे ससुराल वाले और
ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो तू जल्दी से जा और अपनी सास को यह खुशखबरी दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। शीतल बहुत खुश होते हुए अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपनी सास के कमरे के दरवाजे से अंदर पैर रखती है तो सुनती है कि उसकी जेठानी अपनी सास को बता रही थी, माँ जी, बड़े दिनों बाद मेरे जीवन में खुशी का मौका आया, इसीलिए सोचा सबसे पहले आपको ही बताऊं माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। शीतल यह सुनकर पूरी तरह जल जाती है और कमरे के अंदर आती हुई कहती है, माँ जी, मैं भी आपको यही बताने आई थी कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, मेरी दोनों बहुएं एक साथ प्रेग्नेंट है। इससे बड़ी खुशी की खबर तो कोई हो ही नहीं सकती। आज तो मैं भगवान को डबल प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, यह भी मेरे भाग्यशाली पैरों का असर है। जब तक मैं इस घर में नहीं आई थी तब तक तो इस घर में कोई भी बच्चा नहीं आने वाला था, और अब मेरे आते ही देखो घर की दशा ही बदलने लगी। शीतल यह कहते हुए श्यामा की तरफ देखती है और श्यामा शीतल को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर कमला कहती है, बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी है, चल हम तेरे ससुर को बताते हैं। वो भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। सभी लोग हॉल में आते हैं जहाँ ससुर जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कमला उनके हाथ से न्यूज़पेपर लेकर एक तरफ रखती है और कहती है, अजी छोड़ो यह न्यूज़पेपर पढ़ना। आज की सबसे बड़ी खबर तो मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। हमारी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। क्या सचमुच कमला? यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तो आज से मेरी दोनों बहू का बहुत ध्यान रखना, और हाँ, उन्हें खाने पीने किसी चीज़ की कमी मत होने देना। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन श्यामा के ससुर कमला से कहते हैं, कमला, हमारी बहू की गोद भराई की रस्म करने का समय आ गया है। तो गोद भराई की सारी तैयारियां कर ले। हम अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। इसके बाद कमला दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, तुम दोनों की गोद भराई की रस्म करनी है हमें। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और यह लो, हमारी तरफ से तुम दोनों 10,000 रख लो। अपने अपने लिए जाकर बाजार से अच्छे कपड़े ले आओ। मेरी दोनों बहुएं अपनी गोद भराई के दिन परियां लगनी चाहिए। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी भाभी? यह पैसे तो बहुत कम हैं। इतने पैसों में कोई बहुत अच्छी ड्रेस नहीं आ सकती। बहू, मेरे पास जो थे मैंने दे दिए। अब तुम लोग चाहो तो अपने अपने पतियों से कुछ और पैसे मांग सकती हो। रात को जब सुनील कमरे में आता है तो शीतल उससे कहती है, सुनील, तुम्हें पता है ना कि एक हफ्ते बाद हमारी गोद भराई आई है, और मैं अपनी गोद भराई में बहुत सुंदर ड्रेस पहनना चाहती हूँ। और मैंने तो हरीश मल्होत्रा के ब्रांड से बात भी कर ली है। उन्होंने मुझे 3 लाख की एक ड्रेस ऑफर की है जो मुझे बहुत पसंद आई है। बस मुझे वही ड्रेस चाहिए। आप मुझे बस 3 लाख दे दो। वैसे भी माँ जी ने मुझे केवल 10,000 रुपये दिए हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं आता है। तुम्हें तो पता है 3 लाख की। शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी महंगी ड्रेस भला गोद भराई में कौन पहनता है? क्यों क्यों नहीं पहन सकती मैं इतनी महंगी ड्रेस? अपने घर के हर फंक्शन में मैंने बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी है और इस बार भी पहनूंगी। बस बात ख़त्म। आप तो मुझे पैसे दे दीजिए बस। देखो शीतल, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा। भाभी को देखो,
वो कितने कम पैसों में कितनी सुंदर ड्रेस सिलकर पहन लेती है। ऐसे ही तुम भी कम पैसों में ड्रेस पहन लो या फिर भाभी से ही सिलवा लो। तुम कुछ भी बोल रहे हो सुनील, मैं अपना ड्रेस भाभी से क्यों सिलवाऊं? मैं तो वही ड्रेस पहनूंगी जो मैंने पसंद की है अपने लिए। और रही बात पैसों की, तो आपने ही तो मुझे तिजोरी में रखने के लिए पैसे दिए थे ना, उसी में से पैसे निकाल कर मुझे दे दो। देखो शीतल, मैं अपनी जॉब स्विच करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और बस मैंने उसी के लिए कुछ सेविंग कर रखी है और अपनी सेविंग से मैं ऐसे पैसे तुम्हें निकाल कर दे सकता हूँ। तुम इतनी महंगी ड्रेस का सपना छोड़ दो और कोई सिंपल सी ड्रेस पहन लो। ऐसा कहकर सुनील सो जाता है। शीतल को सुनील पर बहुत गुस्सा आता है और वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन श्यामा शीतल के पास आती है और कहती है, शीतल, मैं बाजार जा रही हूँ। अपनी गोद भराई के लिए कपड़े और स्टोन लेस मैगज़ीन लेकर आऊँगी और जिसके लिए मैं अपनी ड्रेस बना सकूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, चाहे तो तुम मार्केट से ड्रेस खरीद लेना। तुम सोचो तो मैं तुम्हें सिलकर भी दे सकती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा भी नहीं है। आप जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊँगी। अब श्यामा बाजार जाती है। वह अलग अलग कई दुकानों से देखकर अपने लिए ड्रेस बनाने के लिए अच्छे कपड़े खरीदती है, लेस खरीदती है, स्टोन खरीदती है और अलग अलग तरह की चीज़ें भी खरीदती है और घर आ जाती है। फिर दोनों बहुएं साथ में खाना बनाती है और रात होने पर श्यामा अपनी मशीन लेकर अपने कमरे में सिलाई करने बैठ जाती है। रात हो चुकी थी और सुनील अपने कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद सुनील कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ माँ, कहाँ हैं सभी लोग, बाहर आइए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को शोर क्यों मचा रहा है? माँ, शोर ना मचाऊँ तो और क्या करूँ? मैंने अपनी जॉब से जो कुछ पैसे सेव करके अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए रखे थे वो चोरी हो गए। और शीतल भी कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता है ये कैसे हो गया। आज तक तो हमारे घर से कभी पैसे चोरी नहीं हुई है। माँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आखिर मेरे पैसे कहाँ गए? बेटा, तेरे कमरे में तो शीतल रहती है ना, तुझे शीतल से पूछना चाहिए यह बात। माँ, आप लोगों को पता है कि मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। मुझे भला पैसों की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अपने पिताजी से मांग लेती। आप इस घर में उन लोगों से पूछो जिनके पास पैसों की कमी है, कहीं उन्होंने चोरी तो नहीं की। शीतल, क्या कहना चाहती हो तुम कि चोरी मैंने की है? मैं भला चोरी क्यों करूँगी? सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर अनिल कहता है, सुनील, जब पर मैं किसी को कुछ नहीं पता तो हम किसके बारे में क्या कह सकते हैं? अब गुम हो गए तो गुम हो गए, मुझे ही अब सब्र करना होगा। अरे वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई कि मेरी नौकरी जा चुकी है। अभी तक अपने घर का खर्च हो मैं अपनी सेविंग से ही चला रहा था और मैंने नए बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए पूरी सेविंग कर ली है। मैं कल ही वह पैसे लेकर जाने वाला था, लेकिन आज वो पैसे चोरी हो गए। अनिल को यह सुनकर बहुत दुख होता है। श्यामा भी यह सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। श्यामा अनिल से कहती है, सुनील भैया सचमुच बहुत परेशान है। हम में से किसी को तो यह भी नहीं पता कि उनकी जॉब भी चली गई है।
अगर हो सके तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्यामा, तुम सही कहती हो, लेकिन हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम सुनील की मदद कर सके। बात जुबा पर आ गई है तो देखा जाएगा क्या होगा। अब गोद भराई का दिन पास आ जाता है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में गोद भराई की तैयारी में लगी हुई थी। एक दिन कमला अपने पति और दोनों बेटों के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी शीतल बाजार से घर आई और अपनी सास को एक कीमती लहंगा दिखाते हुए बोली, माँ जी देखिए, मैंने यह लहंगा अपनी गोद भराई पर पहनने के लिए खरीदा है। सभी लोग वो लहंगा देखकर चौंक गए। सुनील बोला, यह तो बड़ी हरीश मल्होत्रा का लहंगा है ना, जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। यह तो पूरे 3 लाख का है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शीतल, कहाँ से आए बोलो? मतलब मेरे पिताजी ने दिलाया है मुझे। लगता है आप भूल गए हैं कि मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब आप मुझे पैसे देंगे तो ही मैं ड्रेस ले पाऊँगी। यह सुनकर सुनील कुछ नहीं बोलता। तब कमला कहती है, बेटा तेरा लहंगा तो बहुत सुंदर है। श्यामा अभी तक अपना लहंगा सिलने में लगी हुई है। अब देखना है कि वो कैसा लहंगा सिलती है अपनी गोद भराई के लिए। वो जैसा भी सिले, लेकिन मेरे लहंगे से तो कम ही सुंदर होगा उसका लहंगा। ऐसा कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। अब गोद भराई वाला दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह का समय था। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक शीतल के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। तो कमला कहती है, अरे भाई साहब, आप अचानक खबर भी नहीं की। आइए बैठिए, हमारे साथ चाय पी लीजिए। हाँ बहन जी, मैं इधर से किसी काम से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूँ। बताइए कैसे हैं आप लोग? सब आपका आशीर्वाद है भाई साहब। शीतल ने बताया कि आपने उसे हरीश मल्होत्रा का लहंगा दिलाया था। भाई साहब, इसकी भी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं बहन जी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो शीतल को कोई लहंगा नहीं दिलाया। क्यों शीतल बिटिया? नहीं नहीं बहन जी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो शीतल को कोई लहंगा नहीं दिलाया। क्यों शीतल बिटिया? नहीं नहीं पिताजी, वो माँ जी को सुनने में कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने तो वो लहंगा अपने बचाए हुए पैसों से लिया था। ठीक है बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, जाना है। ऐसा कहकर शीतल के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोगों को यह समझने में देर नहीं लगती कि पैसे शीतल ने ही चुराए थे। सुनील शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती शीतल? पैसे तुमने चुराए और इशारा तुम भाभी की तरफ कर रही थी। क्या हो जाएगा इतना महंगा लहंगा पहनकर? तुम ही रहोगी ना। मैंने तुम्हें बताया था कि यह पैसे मैंने अपने नए बिजनेस के स्टार्टअप के लिए रखे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी इतनी पड़ी है कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे लानत है तुम जैसी पत्नी पर। तुमने मेरे साथ साथ अपने आने वाले कैरियर और भविष्य दोनों को खतरे में डाल दिया है। सुनील ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शीतल अकेली सोफे पर बैठकर रो रही थी। दूसरी तरफ श्यामा अपने कमरे में परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। वो अपने पति से कहती है, देवर जी कितने परेशान हैं, मुझे उन पर बहुत दया आ रही है। कुछ भी हो, हमें उनकी मदद करनी ही होगी। कोई तो तरीका बताइए जिससे हम उनकी मदद कर सके। मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। श्यामा, मैं भी सुनील की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूँ। बातें करते समय अनिल का ध्यान अचानक श्यामा के बने हुए लहंगे पर जाता है।
जो कि श्यामा ने सिलकर अपने बेड पर रखा हुआ था। अनिल को वह लहंगा देखकर एक आइडिया आता है और वह श्यामा से कहता है, श्यामा तुम्हें पता है तुमने यह लहंगा बहुत सुंदर बनाया है, यह हमारे काम आ सकता है। क्या मतलब है आपका? श्यामा तुम्हें पता है कि ऐसे लहंगे ऑनलाइन बहुत महंगे बिकते हैं, इनकी कीमत लाखों में होती है। तुम इंस्टा पर इस लहंगे की रील बनाकर डालो, अगर किसी को पसंद आ गया तो वह अच्छे दामों में तुमसे यह लहंगा खरीद लेगा और फिर हम वो पैसे सुनील को दे देंगे। लेकिन तुम यह लहंगा बेचना चाहती हो या नहीं, यह पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि तुमने इस लहंगे को बड़े प्यार से अपनी गोद भराई के लिए सिला था ना। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप, मेरी गोद भराई तो एक साधारण कपड़ों में भी हो जाएगी। अगर मैं इस लहंगे को बेचकर देवर जी की मदद कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। अब श्यामा उस लहंगे की रील बनाकर इंस्टा पर डाल देती है। एक अमीर लड़की को वो लहंगा बहुत पसंद आ जाता है। फ़ोन पर वह बात होती है और वो लड़की घर से ही 4 लाख देकर वह लहंगा खरीद कर ले जाती है। माँ जी यह लीजिए, मैंने अपने लहंगे को ऑनलाइन इंस्टा पर सेल कर दिया, उससे यह 4 लाख आए हैं। हम यह देवर जी को दे देते हैं, इससे उनकी समस्या भी हल हो जाएगी। बहू तेरा दिल सचमुच बहुत बड़ा है, तूने अपने लिए बनाया हुआ लहंगा अपने देवर के लिए बेच दिया। कमला सभी को आवाज़ देकर बुलाती है और यह बात सभी को बताती है। भाभी मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह सब सुनकर शीतल को मन ही मन एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। श्यामा भाभी का दिल कितना बड़ा है, मैंने तो हमेशा ही उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपना लहंगा भी बेच दिया। श्यामा भाभी सभी की कितनी फिक्र करती है। शीतल अपने कमरे में जाती है और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है, प्रभा तुझे याद है ना, मुझे तो उस दिन हरीश मल्होत्रा के स्टोर पर मिली थी। हाँ हाँ याद है, तूने इतनी सुंदर ड्रेस ली थी, मुझे भी वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी और मैंने तुझसे कहा था कि वो ड्रेस तू मुझे दे दे, पर तूने मुझे नहीं दी। मैंने वो ड्रेस अब तक नहीं पहनी है, अगर तुझे वो ड्रेस चाहिए तो तू वो ले जा, मैं अपने लिए कुछ और ले लूँगी। लेकिन तू वो ड्रेस क्यों नहीं पहन रही है, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊँगी, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। तू चाहे तो मुझे कुछ कम पैसे दे देना, लेकिन वो ड्रेस तू मुझसे ले जा, मुझे पैसे अभी चाहिए। शीतल अपनी सास को बताकर घर से चली जाती है, बस प्रभा को ड्रेस दे देती है और प्रभा से मिले पैसों से वह 2 नई ड्रेस लेती है और अपने घर आती है। फिर सभी के सामने वह श्यामा को एक ड्रेस देती है और कहती है, श्यामा भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी आपने कभी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने अपनी ड्रेस को सेल कर दिया और उन पैसों से मैं 2 सेम ड्रेस लेकर आई हूँ। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। श्यामा वो ड्रेस खुशी खुशी ले लेती है। उसके बाद कमला सुनील से कहती है, बेटा हम सब ने शीतल को माफ़ कर दिया है, अब तू भी उसे माफ़ कर दे। अब सुनील भी उसे माफ़ कर देता है। शाम को गोद भराई की रस्में शुरू होती है। दोनों बहुएं एक जैसा लहंगा पहनकर बाहर आती है। वो दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। सभी मेहमानों की नज़र उन दोनों पर ही थी। कमला को अपनी बहुओं को देखकर बहुत गर्व होता है और उन दोनों की गोद भराई भी हंसी खुशी हो जाती है। दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा।
और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक सास बहू की नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।